देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों जानेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी नाम बताएंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी से तोड़कर कांग्रेस पार्टी ने एक और पार्टी बनवा दी दोस्तों सेकुलर फ्रंट के नाम से, जिसने कांग्रेस को दे दिया समर्थन। बताएंगे किस तरीके का हुआ पूरा मामला दोस्तों और कैसे 45 का आंकड़ा जुटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया एक जबरदस्त तरीके का खेला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर एआई इंपैक्ट समिट के अंदर रोबोट कुत्ते को लेकर हुई बदनामी के मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर पहली बार बोले राहुल गांधी। बताएंगे क्या कुछ बोले हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा नहीं जा पाएंगे राज्यसभा। बताएंगे किस तरीके से एनडीए गठबंधन में एक सीट को लेकर संघर्ष हो गया है जबरदस्त तरीके का दोस्तों। और गलाघोट यूनिवर्सिटी यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट और सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की धीरे धीरे करके हवा का रुख पहचानने वाले नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ ही मुड़ेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका के चुनावों को लेकर जो रिजल्ट आए थे दोस्तों, उसके बाद से मेयर और उप मेयर बनाने को लेकर यानी मेयर और डिप्टी मेयर बनाने को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा है। ऐसे में भिवंडी के निजामपुर महानगर पालिका के अंदर भी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो गए दोस्तों। 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट है इस पूरे महानगर पालिका के। ऐसे में मेयर और डिप्टी मेयर किसका बनेगा से लेकर जोरदार तरीके का संघर्ष हुआ। टेक्सटाइल और लॉजिस्टिक हब है दोस्तों, यानी ट्रंप के टैरिफ के कारण सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी इन्हीं इलाकों के अंदर हुई है और इसीलिए भिवंडी और निजामपुर महानगर पालिका के अंदर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली दोस्तों। 90 में से कांग्रेस पार्टी को टोटल 30 सीटें मिलती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें मिलती है, शिवसेना शिंदे गुट को 12 और एनसीपी शरद पवार गुट को भी 12 सीटें मिलती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट ने आपस में गठबंधन करके अपने आंकड़े को 34 तक पहुंचा दिया, जबकि 45 प्लस का जादुई आंकड़ा था दोस्तों। ऐसे में बीजेपी की ओर से संघर्ष किया जाता कि इधर उधर से लोगों को लाकर छोटी छोटी पार्टियों को जुटाकर अपना आंकड़ा पूरा कर लिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर एक अच्छा खेल खेला दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने 22 में से भारतीय जनता पार्टी के 9 जीते हुए उम्मीदवारों को अलग करके उनसे एक नया फ्रंट बनाने के लिए बोला दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है उसे अलग 9 जीते हुए पार्षद अलग हो गए और उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली दोस्तों, और पार्टी का नाम रखा भिवंडी सेकुलर फ्रंट। इसके बाद कांग्रेस पार्टी और एनसीपी शरद पवार गुट का मिलाकर आंकड़ा 46 पहुंच रहा था, लेकिन 46 समर्थन की जरूरत थी दोस्तों, यानी 46 पार्षदों के सपोर्ट की जरूरत थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने जो नया बीजेपी के अंदर एक नई पार्टी बनाई, बीजेपी फोड़कर नई पार्टी बनाई भिवंडी सेकुलर फ्रंट, उसने अपने 9 जीते हुए पार्षदों के साथ में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर दिया, यानी कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा अब 42 की जगह सीधा 51 पहुंच गया दोस्तों। और 51 का मतलब यह है कि बहुमत से 5 ज्यादा पार्षदों के साथ में कांग्रेस पार्टी अपना मेयर और डिप्टी मेयर दोनों बनाने जा रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि चुनाव के नतीजे कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनेजमेंट के आधार पर कई सारे महानगर पालिका के अंदर अपने लोगों को मेयर और डिप्टी मेयर बना दिया है, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम कर रही है, जबकि बीजेपी पक्ष के लोग कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि ये बागी जो निकले हैं उन्होंने अपना खुद का एक पार्टी बनाया है जिसका नाम भिवंडी सेकुलर फ्रंट रखा गया, यानी बीजेपी से अलग होकर सेकुलर नेता अब नई पार्टी बनाने लगे हैं। क्या ये ट्रेंड और आगे बढ़ने वाला है? क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से विपक्ष के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है और अब जो विपक्ष के पुराने लोग हैं वो चुनाव जीत कर आ रहे हैं दोस्तों, तो मौका देकर वो बीजेपी से अलग होकर सेकुलर फ्रंट बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके ऐसे और उदाहरण देश के अलग अलग कोनों से आ सकता है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके इतर अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें एआई इंपैक्ट समिट के नाम पर जिस तरीके से एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित करने का दावा किया गया दोस्तों, और प्रोग्राम को लेकर काफी माहौल भी बनाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि प्रोग्राम में तो केवल चाइना का माल दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में रोबोट के मामले को लेकर सबसे ज्यादा बदनामी गलगोटिया वालों ने करवा दी और दुनिया भर के अलग अलग देशों के अंदर रिपोर्टें भी छप गई दोस्तों, जिससे कहीं ना कहीं भारत के एआई समिट की बदनामी तो हुई। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के आने के कारण लोग बार बार परेशान होते रहे और बार बार नरेंद्र मोदी न जाने क्यों घूमने के लिए आ जाते हैं दोस्तों, जिस कारण से लोगों को परेशानी हो रही है। यानी एआई का समिट चल रहा है तो नरेंद्र मोदी का यहाँ बार बार आने का क्या मतलब है? सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी चेक के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है, गाड़ियां आनी बंद कर दी जाती है, लोगों को दूर दूर तक पैदल चल के जाना पड़ता है। और इस तरीके के मिसमैनेजमेंट को लेकर यानी व्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के टैलेंट और भारत के डेटा पर हमको पकड़ बनानी चाहिए। इस तरीके से एआई समिट जो किया जा रहा है डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से यानी अव्यवस्था के साथ में, ये केवल और केवल पीआर का एक तरीका है, यानी खुद की छवि चमकाने और चेहरा चमकाने से जुड़ा हुआ मामला है। भारत का डेटा तो ये लोग बेच रहे हैं और चाइना के प्रोडक्ट को लाकर यहाँ पर दिखा रहे हैं, यानी चाइना का सामान लाकर दिखा रहे हैं। और भारत का जो डेटा है दोस्तों, इंटरनेट लोग यूज करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो डाटा काफी बड़े स्तर पर प्रोड्यूस होता है और उसका इस्तेमाल एआई को ट्रेन करने के लिए किया जाता है। अब जो डाटा भारत के अंदर बड़ी संख्या में निकलता है दोस्तों, यानी डेटा भारत से ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि भारत में आबादी भी बहुत ज्यादा है, इंटरनेट पर लोग काफी बड़ी मात्रा में रहते हैं। तो ऐसे में उस डेटा का सामान होना चाहिए और उस डेटा का सामान करते हुए उसे किसी को भी फ्री में नहीं देना
देना चाहिए, जैसा कि बीजेपी सरकार के लोग कोई पॉलिसी नहीं लेकर आ पा रहे हैं दोस्तों, और फ्री में बाहर की कंपनियां भारत से डेटा लेकर जा रही है और अपने एआई के बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाकर भारत के लोगों के ऊपर ही थोपे जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी डेटा की बात कर रहे हैं जो एकदम सही और सटीक बात है, यही बोलना चाहिए और इसी मुद्दे को उठाना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी प्रचार प्रसार करने के लिए अब आज असम के दौरे पर पहुंच रही हैं दोस्तों। 19 तारीख और 20 तारीख यानी आज और कल 2 दिन उनका असम का दौरा होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से 1-to-1 बातचीत करेंगी। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष ग्राउंड पर जाकर यानी जमीनी स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करे, नेताओं से 1-to-1 बैठक करे, लेकिन प्रियंका गांधी ने स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर होने के बावजूद, अध्यक्ष होने के बावजूद फैसला लिया है कि वो लोगों से मुलाकात करेगी, सीधी बातचीत करेंगी। और असम का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है दोस्तों। हिमंता बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच में चल रहे जुबानी जंग को इस पूरे मामले से जोड़कर देखा जा सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ आने वाले 16 मार्च को 10 राज्यों के 37 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, यानी राज्यसभा के चुनाव होंगे और राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से अलग अलग सीटें खाली हो रही है दोस्तों। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और टोटल 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है, यानी एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर 2 बीजेपी का आराम से जीत सकता है और 2 ही जनता दल यूनाइटेड का आराम से जीत जाएगा दोस्तों। बाकी एक सीट को लेकर जबरदस्त तरीके का संघर्ष होगा, क्योंकि एक जो सीट है दोस्तों उस पर चिराग पासवान भी दावेदारी कर रहे हैं और चिराग पासवान के साथ में उपेंद्र कुशवाहा की भी दावेदारी है। जो 5 सीटें खाली हुई है उसमें एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की भी थी, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी सीट की दावेदारी वापस से कर सकते हैं। हालांकि उनके पास तो नंबर ही नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान अपनी मां को राज्यसभा भेज सकते हैं दोस्तों, लेकिन चिराग पासवान के पास टोटल 19 विधायकों का समर्थन है और उनको 41 चाहिए। तो बाकी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के जो बचे हुए विधायक है उसमें जनता दल यूनाइटेड के 3 बचेंगे और बीजेपी के 7 बचेंगे, तो दोनों को मिलाकर 10 और विधायकों का समर्थन मिल सकता है चिराग पासवान को। तो उनके पास 19 है प्लस 10 और हो जाएंगे 229 का आंकड़ा उनका पहुंच जाएगा। अब रही बात बाकी और जो सहयोगी है बीजेपी के, जिसमें जीतन मांझी के पास 5 है और उपेंद्र कुशवाहा के पास 4 है, तो दोनों को मिलाकर 5 और 9 और 29, 9, 38 का आंकड़ा पहुंच रहा है दोस्तों। फिर भी 3 और चाहिए होगा चिराग पासवान को। वहीं पर विपक्ष के पास लास्ट की एक सीट के लिए अपना 41 का आंकड़ा है। ऐसे में विपक्ष एकजुट होकर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल वोट डालेंगे तो चिराग पासवान को लास्ट की सीट पर हराया जा सकता है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि जो अंतिम सीट बचा हुआ है उस पर किस तरीके का मुकाबला होगा। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें एआई इंपैक्ट समिट 2026 के मेक इन इंडिया की थीम के तहत चीन रोबोडॉग प्रदर्शित किए जाने को लेकर मामला काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आया दोस्तों। काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर लोगों ने बीजेपी के लोगों को जमकर खरी खोटी सुनाया। भाजपा सरकार और तमाम तैयारी करने वाली एजेंसियों को निशाने पर लिया। ऐसे में सोशल मीडिया पर जब विवाद बढ़ा और पता चला कि ये तो रोबोट चीन से खरीदा गया है, तो उसके बाद गलगोटिया ने जो फजीहत कराई, तो बीजेपी की सरकार ने गलगोटिया को अपना स्टॉल हटाने के लिए बोल दिया दोस्तों। यूनिवर्सिटी ने सफाई दी कि उनके पवेलियन पर तैनात प्रतिनिधि ने प्रोडक्ट की तकनीकी उत्पत्ति की सही जानकारी लोगों को नहीं दी, जिस कारण से कंफ्यूजन हुआ। हालांकि कंफ्यूजन किसी को नहीं है, सबको पता है कि रोबोट चीन से मंगाया गया था और गलगोटिया वाले बोल रहे थे ये कि उन्होंने खुद बनाया है, उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बनाया गया है। बाद में एक्सपोज हो गए तो सब जमीन आसमान दिखाई देने लगा। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जो हद पिटवाई गई है, जो मजाक उड़वाया गया है, इसे भारत का भी काफी ज्यादा छवि पर फर्क पड़ा है और भारत की भी छवि खराब करवाई गई है। जो एआई को लेकर पहली बार इस तरीके का बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, एकदम सफल होना चाहिए था, पूरी दुनिया में मैसेज जाना चाहिए था कि भारत भी एआई के लिए काफी बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन मैसेज एकदम उल्टा गया दोस्तों। और दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में जो एआई इंपैक्ट समिट 2026 हुआ, उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर लोगों ने कई तरीके के तंज कसे दोस्तों। लोगों ने कहा कि ये बेइज्जती करवाने के किसी भी तरीके को नहीं छोड़ेंगे, ये हर तरीके से बेइज्जती करवा रहे हैं। यानी इनकी बेइज्जती 17 तारीख को हुई, तो 18 तारीख को आकर फिर से इन्होंने अपनी बातों को डिफेंड करना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर दोबारा बेइज्जती हुई, तब जाकर बीजेपी सरकार ने स्टॉल का कनेक्शन काट दिया, लाइट काट दिया। उसके बाद गलगोटिया का स्टॉल हटाना पड़ा। ऐसे में दोस्तों एआई इंपैक्ट समिट में जिस तरीके से गलगोटिया ने पूरी तरीके से भाजपा सरकार की तैयारियों को एक्सपोज कर दिया, इसका जवाब आईटी मिनिस्टर को देना चाहिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को देना चाहिए। साथ साथ टीपू सुल्तान को लेकर महाराष्ट्र के अंदर अभी माहौल गरमाया हुआ है दोस्तों। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले मीरा भयंदर नगर निगम के अंदर यानी एमबीएमसी के अंदर मीरा रोड स्थित नया नगर स्थित हजरत टीपू सुल्तान चौक का नाम बदलकर अशफाक उल्लाह खान के नाम से जाना जाएगा, ऐसा दावा किया गया है, यानी प्रस्ताव रखा गया है। और जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने हजरत टीपू सुल्तान चौक का नाम बदलकर अब्दुल गफार करने का सुझाव दिया था, लेकिन बहुमत बीजेपी के पक्ष में होने की वजह से प्रस्तावित नाम को बदलकर अशफाक उल्लाह खान कर दिया गया।
और टीपू सुल्तान को लेकर विवाद की शुरुआत नासिक के माले नगर नगर निगम से होती है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता और डिप्टी मेयर शान हिंद निहाल अहमद अपने सरकारी कार्यालय के अंदर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाते हैं, जिस पर प्रशासन ने आपत्ति जताई और तस्वीर को हटा दिया गया। दोस्तों, हालांकि टीपू सुल्तान भारत के एक सेकुलर सुल्तान रहे हैं, जिन्होंने देश को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और शुरुआत में ही अंग्रेजों को चुनौती दी दोस्तों, और अंग्रेजों से लड़ाई करते करते उनकी जान गई थी और पूरा शेरों की तरह लड़ा था उन्होंने। मैसूर का शेर भी उनको बोला जाता था और मंदिरों से लेकर हिंदुओं की रक्षा से लेकर कई तरीके के मामले में काफी आगे नजर आए थे दोस्तों। ऐसे में टीपू सुल्तान की तुलना किए जाने को लेकर भी बीजेपी के लोग विवाद खड़ा कर रहे थे कि शिवाजी महाराज से क्यों तुलना कर दी गई। बाद में लोगों ने कहा कि हम तो टीपू सुल्तान की तुलना वीडी सावरकर से करना चाहते हैं, क्योंकि वीडी सावरकर ने तो माफी मांगा था और टीपू सुल्तान तो जंग के मैदान में देश को बचाने के लिए अड़े रहे और लड़ते लड़ते उन्होंने जान दी थी। ऐसे में दोस्तों, टीपू सुल्तान को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया था, अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। टीपू सुल्तान देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर, ऐसे सुल्तान के तौर पर जाने जाते हैं दोस्तों, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अगर आप भी मानते हैं कि जिसने भी अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी अपने देश को बचाने के लिए, वो भारत का राष्ट्रवादी व्यक्ति यानी भारत का देशभक्त व्यक्ति था और किसी के विरोध करने से इतिहास नहीं बदला करते हैं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसकी तरह अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तभी जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से एक बड़ा आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर के अवसर पर के मौके पर पश्चिम बंगाल के अंदर 3 दिनों की छुट्टी घोषित की जानी चाहिए। बनर्जी को मंगलवार को लिखे गए पत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष ने दुर्गा पूजा की तरह ईद का उत्सव भी कई दिनों तक मनाया जाता है, तो इस बात पर ध्यान रखते हुए मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में संवाददाताओं से बात करते हुए, मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार मौजूदा 1 दिन की छुट्टी के बजाय 3 दिन का अवकाश यानी छुट्टी घोषित करे। चौधरी ने मांग की है कि ईद उल फितर के दिन छुट्टी के अलावा उसे पहले और बाद के दिनों में घोषित अवकाश किया जाना चाहिए, यानी छुट्टी घोषित किया जाना चाहिए। मुर्शिदाबाद जिले के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र बहरामपुर के अंदर 5 बार सांसद रहे चौधरी ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, जब तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान चुनाव जीत गए थे दोस्तों। चौधरी ने यह भी मांग की कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित रहे और मुस्लिम समुदाय के लोगों को रमजान के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें नेता विपक्ष हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर अब बीजेपी सरकार के द्वारा जो फैसला लिया जा रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं और जो बीजेपी की केंद्र सरकार विशेष पैकेज देने पर आनाकानी कर रही है उस बात का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा जो आरडीजी बंद किया गया है उसका समर्थन कर रहे हैं दोस्तों। जबकि हिमाचल प्रदेश में जब जयराम ठाकुर की सरकार थी तब ये हिमाचल प्रदेश के लिए आरडीजी की मांग करते थे, यानी रेवेन्यू डेफिसिट फंड जो दिया जाता था केंद्र सरकार के द्वारा राज्य की सरकार को, वो बंद कर दिया गया है दोस्तों। तकरीबन 6000 करोड़ रुपए दिए जाते थे और केंद्र सरकार ने मार्च 2026 से इसे बंद करने का फैसला लिया है, जिससे कई तरीके की योजनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर सीधे तौर पर प्रभावित होगी। यानी पहले बीजेपी के नेता जब सरकार में थे तब ग्रांट लेने के लिए, पैसा लेने के लिए केंद्र सरकार के पास जाते थे तो उम्मीद करते थे कि कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट करे। अब केंद्र में उनकी सरकार है दोस्तों, तो ग्रांट यानी जो पैसा चाहिए राज्य सरकार को वो देने का समर्थन करने की जगह नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हुए आरडीजी के अपने पुराने फॉर्मूले को भूल गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि देश की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए केंद्र सरकार को आरडीजी देना चाहिए हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है दोस्तों जहां पर कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं है। यानी एक ऐसा प्रदेश है दोस्तों जो पूरी तरीके से हिमालय से घिरा हुआ है, यानी पहाड़ी पहाड़ है और जमीन भी काफी कम है खेती करने के लिए और इंडस्ट्री लगाने के लिए भी जमीनें नहीं है। तो ज्यादातर जो हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू है दोस्तों वो लोगों के आने के कारण है, यानी जो सैलानी आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उस कारण से ही हिमाचल प्रदेश चल रहा है। और बजट भी उस तरीके का हिमाचल प्रदेश का नहीं बन पा रहा, क्योंकि बड़ी तादाद में सैलानियों के आने के बावजूद कई तरीके की दिक्कतों से कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश प्रभावित रहता है। कभी बाढ़ के कारण तो कभी सर्दियों के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं और पर्यटन भी कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण से हिमाचल प्रदेश का बजट लगातार कमजोर होता जा रहा है दोस्तों। उसके बाद बीजेपी की सरकार आरडीजी देने में भी आनाकानी कर रही है, बल्कि बंद ही कर दिया गया। इसका विरोध करने के लिए दिल्ली भी आए हुए थे कांग्रेस पार्टी के नेता। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ एक बार फिर से मोहन भागवत का बयान आया है दोस्तों। मोहन भागवत कहते हैं कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा। हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जताते हुए सरसंघ चालक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि लालच और जबरदस्ती से हो रहे मतांतरण यानी कन्वर्जन को रोकना पड़ेगा। घर वापसी का काम और तेज करना पड़ेगा। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना पड़ेगा। बढ़ती घुसपैठ की चिंता जताते हुए घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों केवल बातें ही कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है, यानी भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट
करते हैं आरएसएस वाले दोस्तों। आरएसएस की सरकार बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कौन करेगा, इसका जवाब भी नहीं है इनके पास। यानी केवल आए दिन भाषण देते रहते हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मानो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की सरकार हो। अगर आप भी मानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी दोनों के दोनों विचारधारा के नाम पर समर्थकों को पूरी तरीके से गोल गोल घुमा रहे हैं और देश में सबको पता है दोस्तों कि किसकी जिम्मेदारी है घुसपैठियों को बाहर निकालने की, गृह मंत्री कौन है, लेकिन सरसंघ चालक मोहन भागवत के मुंह से एक बार भी अमित शाह का नाम नहीं निकलता। अगर वाकई उनको देश के अंदर घुसपैठियों की चिंता है तो बताए कि घुसपैठियों के भारत में घुस जाने का जिम्मेदार कौन है, बॉर्डर की जिम्मेदारी किस मंत्री के पास है, तो उस मंत्री की डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सरसंघ चालक के मुंह से आप एक बार भी अमित शाह का नाम नहीं सुनेंगे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहीं ना कहीं मामले पर कन्नी काटते हुए दिखाई देते हैं तो अपनी राय जरूर लिखता है। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल की राजनीति में मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हुआ दोस्तों, और बीजेपी के लोग अब इस विवाद को और ज्यादा तूल देते हुए भी नजर आएंगे। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता विपक्ष पश्चिम बंगाल कहते हैं कि जनता यूनियन पार्टी यानी हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता की पार्टी ने बाबरी मस्जिद बनाने का जो मॉडल तैयार किया उसके लिए 50% की जो फंडिंग उनको मिली है वो बांग्लादेश से मिली है। यानी बांग्लादेश गए हुए थे 28 सितंबर 2025 को और बांग्लादेश में एक सप्ताह मौजूद थे, उसके बाद वापस लौटे हैं और मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा के अंदर एक मस्जिद बनाने का दावा करते हैं, यानी बाबरी मस्जिद बनाने का दावा करते हैं। और उसके लिए ईंट वगैरह भी मंगाने शुरू कर दिए गए और पैसा भी लगाया गया, जमकर पैसा लगाया गया। तो शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि ये सारा का सारा बांग्लादेश से आ रहे फंड के कारण हो रहा है। सवाल तो सबसे बड़ा यही है दोस्तों कि बांग्लादेश से अगर फंड आ रहा है और भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब है तो भाजपा सरकार और ईडी आईटी वाले क्या कर रहे हैं, जो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता को पता है कि पैसा बाहर से आया है, लेकिन ईडी और सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों को क्यों नहीं पता चला। ये एक सिंपल सा सवाल है दोस्तों जिसका जवाब भाजपा वालों को देना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मिड डे मील के अंदर बच्चों को प्रोटीन बार बांटा जा रहा था। लोगों को लगा कि ये अच्छा इनिशिएटिव होगा और इसके बाद हरियाणा में बीजेपी सरकार बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही थी दोस्तों। हरियाणा में जिस गांव में गंदा पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई, अब वहां पर लोगों को प्रोटीन बार बांटकर, बच्चों को प्रोटीन बार बांटकर खुश करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि जो प्रोटीन बार बांटा गया है वो एक्सपायर्ड है दोस्तों, 2025 का ही है, जिसे अब 2026 में बांटा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के नेता अपने बच्चों को एक्सपायर्ड प्रोटीन बार लाएंगे जो आम जनता को बांटा जा रहा है, बच्चों को बांटा जा रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ और जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हरियाणा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है जिस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से निशाना साधा गया है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल में आईपैक से जुड़े रेड के मामले को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सरकार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का उन राज्यों में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पर विपक्ष की सरकार है। केंद्रीय एजेंसी ने पलटवार करते हुए कहा कि हम किसी के हथियार नहीं है। बंगाल में ममता सरकार ने हमें धमकाया। दोनों पक्षों के बीच में बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसका हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, किसे धमकाया जा रहा है, हम ये तय करेंगे। ईडी ने आईपैक रेड मामले में जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी को आईपैक के ऑफिस में रेड के दौरान सीएम ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के अधिकारी ने उनकी कार्रवाई को रुकवा दिया था दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 मार्च तक टाल दी थी। इससे पहले 3 फरवरी को सुनवाई टाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डालने का प्रयास किया, यानी जांच में रुकावट करने की कोशिश की। आईपैक से रेड से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, 2742 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा पूरा मामला है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों के अंदर 37 राज्यसभा की सीटों को लेकर चुनाव की घोषणा की है। तो अब महाराष्ट्र को लेकर भी एक बड़ा सवाल यह है कि क्या रामदास अठावले राज्यसभा में वापस लौटेंगे, क्या अभिषेक मनु सिंघवी जो तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी के नेता बनकर यानी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के मेंबर बनकर पहुंचे थे, अब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या ये सीट वापस है उनको जाएगी या किसी और को ये सीट दी जाएगी? जो भी जानकारी से जुड़ी आएगी दोस्तों आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र में फेडरलिज्म और राज्यों की स्वायत्ता को लेकर मजबूत करने के लिए यानी फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए राज्यों की स्वायत्ता को मजबूत करने के लिए संविधान में संशोधन का बुधवार को प्रस्ताव रखा और देश के अंदर संघवाद के संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल रूप से पुनर्गठित करने का आह्वान किया। स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में केंद्र राज्य के संबंधों पर न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति की रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत करते हुए कहा कि संघवाद विश्वास और स्वायत्ता पर आधारित होता है। राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी के अध्यक्ष स्टालिन ने कहा कि भारत के संघवाद के संरचनात्मक रूप से पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, यानी एक बार फिर से स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, नया स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। संघवाद यानी फेडरलिज्म यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किस तरीके का पावर होगा, केंद्र सरकार के पास कितना पावर होगा, राज्य पर कितना पावर होगा और पैसे किस तरीके से बांटे जाएंगे, ये सारी चीजें तब तय होगी जब अच्छे से स्ट्रक्चरल तौर पर ये सारी फेडरलिज्म कराया जाएगा दोस्तों। ऐसे में एक बात है कि फेडरलिज्म को लेकर यानी केंद्र और राज्यों के संबंधों को लेकर उन प्रदेशों के अंदर सबसे ज्यादा मांगे उठती है सही करने की, जिन प्रदेशों के अंदर खुद की अपनी पहचान काफी मजबूत है, चाहे
चाहे तमिलनाडु हो, पंजाब हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, और इन्हीं राज्यों से बार बार बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि भाजपा सरकार इन राज्यों के साथ में भेदभाव कर रही है, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी दूर दूर तक नहीं जीत पाती। ऐसे में दोस्तों फेडरलिज्म को लेकर कोरियन जोसेफ की रिपोर्ट के आधार पर ये जो मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री, अब देखते हैं इस पर क्या आगे कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि यह है कि तमिलनाडु के अंदर जो अगला चुनाव होने जा रहा है कुछ महीनों के अंदर, विधानसभा का चुनाव, उस चुनाव में फेडरलिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और राज्यों के पास कितनी ताकत होनी चाहिए, केंद्र के पास कितनी ताकत होनी चाहिए और राज्य के कौन से क्षेत्र में केंद्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इन बातों को जोर शोर से उठाया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या फेडरलिज्म का मामला आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दोस्तों जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में मोहन भागवत एक और बयान देते हुए कहते हैं कि आरएसएस इज नॉट बीजेपी रिमोट कंट्रोल, यानी आरएसएस बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नहीं है। ऐसे में दोस्तों दोनों एक दूसरे को लेकर दावे करते रहते हैं, कभी बीजेपी आरएसएस वालों को लेकर, कभी आरएसएस बीजेपी को लेकर। हालांकि सबको पता है कि आरएसएस बीजेपी दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू है दोस्तों, लेकिन बार बार आरएसएस वाले बीजेपी से अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं ताकि भाजपा सरकार को लेकर जो नाराजगी है उसका असर आरएसएस के ऊपर ना पड़े। लेकिन देश की जनता को पता है कि कौन क्या है दोस्तों। ऐसे में आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहे, इसीलिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया बहुत